हेलो स्टूडेंट, मैं IITian राकेश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं बियॉन्ड एजुकेशन के आपके यूट्यूब चैनल पे। अपने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिस्कस कर लिया था। आज का लेक्चर देखने से पहले अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं देखा है तो पहले जाइए उस लेक्चर को कंप्लीट करके आइए और बाद में फिर आप गॉस लॉ जब देखेंगे तो आपको बढ़िया से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। गॉस लॉ हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 23rd लेक्चर है और अपने गॉस लॉ के लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं पहले आइए उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो तो है इंट्रोडक्शन। गॉस लॉ का, गॉस लॉ, गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन पहले समझेंगे। उसके बाद हम लोग जो है प्रूफ की बात करेंगे। हम लोग गॉस थ्योरम में जो फॉर्मूला आज हम डिस्कस करेंगे उसी फॉर्मूला को हम जो है प्रूफ करके आपको बताएंगे कि ये कैसे वो फॉर्मूला डिराइव हुआ है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सिंपल वेरिफिकेशन ऑफ गॉस थ्योरम की, गॉस थ्योरम के सिंपल वेरिफिकेशन की। उसके बाद हम बात करेंगे डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ की। मतलब अगर आपको याद हो जब हम लोग स्टार्ट कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और जब हम कूलम्ब्स लॉ आपको पढ़ाए थे तो मैंने कहा था कि आगे जा करके गॉस लॉ, गॉस थ्योरम आपको मिलने वाला है जो कि अपग्रेडेड वर्जन है कूलम्ब्स लॉ का। अपग्रेडेड वर्जन का मतलब क्या होता है, मतलब नया कॉन्सेप्ट उसमें आपको मिलेगा, बेस वही रहेगा, कॉन्सेप्ट जो है वो अपग्रेड हो जाएगा। ठीक है, हमने कहा था कि गॉस लॉ इज मॉडिफाइड फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ, तो हम लोग कूलम्ब्स लॉ से गॉस लॉ को डिराइव करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे जब, क्योंकि हम लोग गॉस लॉ पढ़ लेंगे जब, तो हम बात करेंगे फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्म्ड चार्ज्ड वायर। ये हमारा डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ के बाद अगला टॉपिक होगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। जब यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल पढ़ेंगे तो उसके अंदर इनसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल एंड ऑन अ पॉइंट ऑन द सेल भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। उसके बाद हमारा जो टॉपिक आएगा वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। क्लियर है? और उसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल शीट ऑफ चार्ज। उसके बाद जब ये टॉपिक हम लोग समाप्त कर लेंगे तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आपका न्यूमेरिकल कर लेंगे गॉस लॉ पे, और गॉस लॉ का न्यूमेरिकल करने के बाद हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो समाप्त हो जाएगा। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारा एक टॉपिक और रह जाएगा जो कि है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर की एक अलग सीरीज बनेगी, जो उस पर वीडियोज आएंगे वो बिल्कुल अलग तरीके से आगे लेकर के जाएंगे उसको। ठीक है, और कैपेसिटर को शुरू करने से पहले अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने जितना भी चैप्टर, जितना भी टॉपिक पढ़ा है उन सभी टॉपिक के क्वेश्चंस एक बार और कर लेंगे, और इस बार जो क्वेश्चन हम करेंगे वो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। वो वैसे क्वेश्चन होंगे जो जेईई या नीट के सिलेबस में होते हैं। साथ ही साथ एक अनाउंसमेंट आप लोगों को ये भी है कि जब ये टॉपिक हम ख़त्म कर देंगे तो वहाँ पे जाकर के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को वापस एक बारी पढ़ाया जाएगा, बट इस बारी बोर्ड का जो नया सिलेबस आया है उस सिलेबस के आधार पे आपको पढ़ाया जाएगा। हम लोग वहाँ पे बोर्ड का जो न्यू रिवाइज्ड सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे, थ्योरी को समझेंगे और उतना ही न्यूमेरिकल करेंगे। तो वो बोर्ड के स्टूडेंट वहाँ से सेपरेट वीडियो जो है अपना देख सकते हैं। अगर आपके माइंड में कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू है तो कॉम्पिटिटिव क्लास जब भी हम लेंगे तो हम कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, सारा टॉपिक आएगा जैसे पहले आया करता था। तो आप लोगों से है कि आप लोग दोनों वीडियो जरूर देखिए। हाँ, बोर्ड वाले जो स्टूडेंट हैं वो बोर्ड का वीडियो ज़्यादा
प्रेफर करें, बट आप ये वीडियो ऐसा नहीं है कि आप इग्नोर कर दीजिएगा, आपको ये वीडियो देखना है। अगर आप देखो यहाँ पे तो इंट्रोडक्शन को अगर हम हटा दें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक हमको अभी और पढ़ना है। सो 8 टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे अपने 3 लेक्चर्स में। उसके बाद 2 लेक्चर में गॉस लॉ के न्यूमेरिकल्स आएंगे और 3 लेक्चर में आपका जो है कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन आएगा। कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन को करते हुए हम लोग कैपेसिटर का भी लेक्चर स्टार्ट कर देंगे, तो वो पैरेलल हो जाएगा, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस भी करते रहेंगे और वहाँ पे जो हमारा कैपेसिटर है वो कैपेसिटर जो है वो आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। हम बात कर रहे हैं गॉस थ्योरम की, हम बात कर रहे हैं गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। ठीक है, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे थ्योरम की जिसको हमने कहा है कि ये कूलम्ब्स लॉ का मॉडिफाइड अपग्रेडेड वर्जन है। ठीक है, तो चलिए क्या है गॉस थ्योरम या गॉस लॉ या गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आइए उसका डिफिनीशन पे एक नजर डालें। हम कहते हैं द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड E प्रोड्यूस्ड बाय एन सोर्स ओवर एनी क्लोज्ड सरफेस S, ठीक है, इंक्लोजिंग अ वॉल्यूम V इन वैक्यूम। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूं, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड E, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय एन सोर्स ओवर एनी क्लोज सरफेस S इंक्लोजिंग अ वॉल्यूम V इन द वैक्यूम, जिसका अर्थ है टोटल फ्लक्स ओवर द क्लोज्ड सरफेस। अगर आपको याद हो तो हमने कहा था अपने पिछले फ्लक्स के लेक्चर में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लेक्चर में, कि फ्लक्स जो होता है, छोटा सा फ्लक्स डेल्टा फ्लक्स जो है वो था E वेक्टर डॉट डेल्टा S वेक्टर। आपको ये चीज याद होनी चाहिए। और हमने कहा था कि जब हमको टोटल फ्लक्स निकालना है तो हम इसको इंटीग्रेट करते थे और यहाँ पे एक सर्कल बना देते थे, इंटीग्रेट कर करके इंटीग्रेशन के सिंबल पे सर्कल, जिसका मतलब था कि द इंटीग्रेशन इज कैरिड ओवर द क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, सो वो था आपका E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, जिसको आप ब्रेक कर करके लिख सकते थे E वेक्टर ds cos थीटा। ठीक है, E ds cos थीटा, क्लियर है। और इसके लिए हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ था ds cos थीटा और E cos थीटा का फर्क क्या होता है, आप उसको पिछले लेक्चर में देख लीजिए। सो यहाँ पे कहने का मतलब है कि दिस इज द टोटल फ्लक्स, ये आपका जो है दिस इज द टोटल फ्लक्स। सो दिस टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू द टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कहने का मतलब कि टोटल फ्लक्स ओवर द क्लोज्ड सरफेस S इन वैक्यूम इज 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज Q कंटेनिंग इनसाइड S। मतलब कोई सरफेस है, मैं आपको भी समझाता हूं कि मान लो कि कोई सरफेस है, ठीक है, और इस सरफेस को बाबू हमने टोटल चार्ज दिया हुआ है विच इज दी प्लस Q। क्लियर है। सो यहां पे अगर इस सरफेस के लिए हम टोटल फ्लक्स बात करेंगे तो दिस इज इक्वल टू, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, दिस इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ E ds एंड दिस इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। यहां पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, तो आपको ध्यान रखने वाली बात है कि फ्लक्स इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ E ds। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रख लीजिए ताकि आपको आगे उससे परेशानी ना हो। सबसे पहला पॉइंट क्या है, द चार्ज इनसाइड S, S इज व्हाट, S इज द सरफेस, S इज द टोटल सरफेस। ठीक है, सो जो टोटल चार्ज होगा इनसाइड द सरफेस, ये चार्ज पॉइंट चार्ज हो सकता है और इवन कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। अगर आपको कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज याद हो तो जब हम लोगों ने कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा था तो हम लोगों ने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, हम लोगों ने सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था और उसके बाद हम लोगों ने वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था।
लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए लैम्डा सिंबल था, जिसका अर्थ था लैम्डा इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए सिग्मा सिंबल था, जिसके लिए था चार्ज पर यूनिट एरिया। और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए रो सिंबल था, जिसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि रो इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम होता है। सो जब हम गॉस लॉ की बात करते हैं तो गॉस लॉ में जो टोटल चार्ज है, ये टोटल चार्ज कैन बी पॉइंट चार्ज और इवन इट कैन बी एनी कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। क्लियर हुआ? पहला पॉइंट फिर से नोट कर लो। पहला पॉइंट क्या है कि टोटल फ्लक्स, ध्यान रखना है, पहला पॉइंट डिफिनीशन ही है। क्या है? टोटल फ्लक्स ओवर द क्लोज सरफेस एस, ये क्लोज सरफेस एस in vacuum is 1 by epsilon naught times the total charge Q contained inside S। फॉर्मूला हो गया फ्लक्स इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल EdS विच इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और पहला पॉइंट जो आप कह सकते हो वो है कि जो चार्ज इनसाइड S है, जो चार्ज सरफेस के अंदर है, इट कैन बी पॉइंट चार्ज और इवन कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर हुआ? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, देयर इज नो कंट्रीब्यूशन टू टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम द चार्ज आउटसाइड एस। मतलब अगर इस सरफेस के बाहर कोई भी चार्ज अगर मौजूद है, ठीक है, कितना भी चार्ज मौजूद है, तो उस चार्ज का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा टू द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फिर से मेरी बात को रिपीट कर देता हूं। यहां पे जिस चार्ज से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हम बात कर रहे हैं इज कंटेन्ड बाय द सरफेस। ठीक है, मतलब अगर इस सरफेस के बाहर कहीं पे भी कोई चार्ज और मौजूद है तो उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। फिर से कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा वैसे चार्ज का जो इस सरफेस के कहीं बाहर मौजूद है। ठीक है, आगे बात करते हैं। Further, the value of Q inside S does not affect the value of surface integral। क्योंकि बाहर से किसी चार्ज से कोई वैल्यू में फर्क पड़ ही नहीं रहा, इसी के लिए जो Q की वैल्यू है जो कि इस S के इनसाइड है, ये कहीं से भी सरफेस इंटीग्रल मतलब EdS की वैल्यू को अफेक्ट नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द सरफेस चूजन टू कैलकुलेट द सरफेस इंटीग्रल, जिस सरफेस का हम चयन करेंगे, जिस सरफेस को हम चूज करेंगे टू इंटीग्रेट, ठीक है, उस सरफेस को हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। द सरफेस चूजन टू कैलकुलेट द सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, इसको करने के लिए जिस भी सरफेस का हम चयन करेंगे उस सरफेस को गॉसियन सरफेस कहा जाता है। ध्यान रखना है कि while selecting such a surface we shall avoid charge on S itself। और जब भी हम गॉसियन सरफेस को सेलेक्ट करते हैं, जब हम कोई वैसा सरफेस सेलेक्ट करते हैं तो उस सरफेस के ऊपर कितना चार्ज है हम इसको भी अवॉइड कर देते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, बात करते हैं हम लोग गॉसियन सरफेस की। तो गॉसियन सरफेस अराउंड अ पॉइंट चार्ज, किसी भी पॉइंट चार्ज के अराउंड जो गॉसियन सरफेस है या किसी भी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अराउंड जो सरफेस है, एट एवरी पॉइंट ऑफ विच इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज सेम। क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ तो मान लो, देखो बाबू कि यहां पे एक पॉइंट है, इसके आसपास एक सर्किल बना लीजिए, ठीक है, सब जगह रेडियस r हो गया। सो एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज सेम। क्लियर है? आ गई बात समझ में? तो वैसे सरफेस को ही गॉसियन सरफेस बोला जाता है। अगर आप कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे हो तो उसके अराउंड भी एक ऐसा सरफेस आपको इमेजिन करना है जिस सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज सेम, ताकि कैलकुलेशन जो है वो आपका इजी हो जाए। एज गॉसियन सरफेस इज एन इमेजिनरी सरफेस। कहने का मतलब क्या है कि गॉसियन सरफेस आपका एक इमेजिनरी ज्योमेट्रिक सरफेस होता है। इमेजिनरी इन द सेंस कि आप इसको इमेजिन करते हो टू कैलकुलेट, टू डू द सरफेस इंटीग्रेशन। क्लियर है? सो गॉसियन सरफेस is an imaginary geometric surface. It may
लाई इन एम्प्टी स्पेस और इट मे बी एम्बेडेड इन अ सॉलिड बॉडी। कहने का मतलब क्या है कि क्योंकि गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस है तो इट मे लाई इनसाइड अ एम्प्टी स्पेस, ये किसी एम्प्टी स्पेस के अंदर लाई कर सकता है या तो इसको एम्बेड कर सकते हैं इन अ सॉलिड बॉडी। ये गॉस थ्योरम का सिंपल डिफिनीशन है और जो पॉइंट मैंने कहा ये कुछ वैसे पॉइंट है जिसको आपको जानने की जरूरत है। मैं एक बार वापस सारे पॉइंट को रिपीट कर देता हूं ताकि आप उस पे कमांड बना लीजिए। सबसे पहला पॉइंट जो है वो था द टोटल फ्लक्स ओवर द क्लोज सरफेस एस, द टोटल फ्लक्स ओवर द क्लोज सरफेस एस इन वैक्यूम इज 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज कंटेन्ड इनसाइड एस। एस के अंदर जो टोटल चार्ज है उसका ε0 टाइम्स जो है वो टोटल फ्लक्स होगा। डिफिनीशन के आधार पे फ्लक्स की वैल्यू हम लोगों ने पढ़ी थी, वो होती है क्लोज इंटीग्रेशन EdS एंड नाउ क्लोज इंटीग्रेशन EdS इज इक्वल टू Q अपॉन ε0 एंड दिस इज योर फॉर्मूला फॉर गॉस लॉ। अब पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट था कि जिस चार्ज की हम बात कर रहे हैं, हम जिस चार्ज की बात कर रहे हैं, द चार्ज इनसाइड S इज द सरफेस, वो चार्ज पॉइंट चार्ज हो सकता है और इवन वो कोई भी कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो सकता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि बाहर सरफेस के जो भी चार्ज मौजूद है उस चार्ज का टोटल फ्लक्स के ऊपर कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। ठीक है। तीसरा, जो Q की वैल्यू है इनसाइड S, Q इज द चार्ज, सो जो चार्ज S के अंदर है, ठीक है, क्योंकि ये बाहर के चार्ज से अफेक्ट नहीं हो रहा है, सो इसका मतलब है कि जो लाइन इंटीग्रेशन जो हम करेंगे, जो हम सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे, उसकी वैल्यू पे कहीं से भी कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। आगे बात करते हैं, जिस सरफेस का हम चयन करते हैं सरफेस इंटीग्रेशन करने के लिए, वैसे सरफेस को गॉसियन सरफेस बोला जाता है। क्लियर है। आगे बात करते हैं कि जब हम गॉसियन सरफेस की बात करते हैं, जब हम गॉसियन सरफेस को इमेजिन करते हैं तो उस सरफेस के ऊपर मौजूद चार्ज को भी हम अवॉइड कर देते हैं। गॉसियन सरफेस क्या होता है बाबू? तो गॉसियन सरफेस आपका एक इमेजिनरी ज्योमेट्रिकल सरफेस होता है। क्लियर है। ये लाई कर सकता है इन अ एम्प्टी स्पेस, एक खाली स्पेस में भी लाई कर सकता है और इट कैन बी इम्बेडेड ऑन अ सॉलिड बॉडी ऑल्सो। सो इसको या तो खाली स्पेस में भी ये लाई कर सकता है या किसी भी सॉलिड बॉडी में इसको इम्बेड कर सकते हैं। क्लियर है। बात करते हैं गॉसियन सरफेस की, तो एक और पॉइंट कि गॉसियन सरफेस किसी भी पॉइंट चार्ज के अराउंड या किसी भी कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम के अराउंड जो है एक ऐसा सरफेस होता है जिस सरफेस के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी सेम होती है। मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि आपको एक ऐसे सरफेस का चयन करना है किसी भी चार्ज के अराउंड जिस सरफेस के ऊपर किसी भी पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू किसी भी पॉइंट पे सेम होनी चाहिए। क्लियर हुआ। सो आप इसको नोट कर लीजिए और आगे हम बात करते हैं प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम की। नोट किया जाए। आइए अब हम लोग बात करते हैं गॉस लॉ के आपके प्रूफ की। गॉस लॉ भी आपको समझ में आ गया, तो अब हम प्रूफ की बात करते हैं और ये जो प्रूफ की हम बात कर रहे हैं वो है सिमेट्रिकली या आप कह सकते हो स्फेरिकली सिमेट्रिक सरफेस के लिए। ये जो प्रूफ हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं स्फेरिकली सिमेट्रिक सरफेस के लिए। सो ये आपका स्फेरिकली सिमेट्रिक सेंटर है, स्फीयर है। तो अब क्या क्या इस स्फीयर के अंदर है, क्या क्या हम लोगों ने माना है, पहले उसको समझ लेते हैं। सबसे पहला सपोज करना है ये इसका सेंटर है। सो अगर नाम देना चाहो तो आप दे दो, दिस इज दिस सेंटर। तो हमने क्या किया, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज Q, ठीक है, ये सपोज कर लिया कि ये सेंटर ऑफ द स्फीयर पे सिचुएटेड है उस स्फीयर का जिसका रेडियस R है। सो हमने क्या किया, सपोज कर लिया ये सेंटर हुआ, तो इस सेंटर के ऊपर एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है,
उस स्फीयर का जिस स्फीयर का रेडियस r है। ठीक है, ये रेडियस जो आप डॉटेड लाइन से देख रहे हो ये रेडियस r दिखा रहा है। सो कूलम्ब्स लॉ आपको याद होगा। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस इज गिवन बाई, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है E बराबर Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, और यहां पे r कैप। r कैप यहां पे क्या है बाबू, तो r कैप यूनिट वेक्टर है, डायरेक्शन वेक्टर है, डायरेक्टेड अलोंग O टू P। मतलब ये जो फोर्स लग रहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसकी डायरेक्शन कैसे है, O से P की तरफ। तो ये जो r कैप आप देख रहे हो ये उसी डायरेक्शन को दिखा रहा है। अब आपको क्या करना था, अब आपको एक स्मॉल एरिया एलिमेंट को कंसीडर कर लेना है अराउंड P। फिर से सुनिए, आपको क्या करना है, आपको एक स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसीडर कर लेना है ऑन द सरफेस अराउंड P। तो जो आप देख रहे हो इसको हम लोगों ने कंसीडर कर लिया। ठीक है, लेट इट बी रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर ds, और एरिया वेक्टर में हमने बता दिया था कि ds वेक्टर इक्वल्स टू n कैप। ds होता है n कैप, जो है वो यूनिट वेक्टर है अलोंग आउटवर्ड नॉर्मल टू द एरिया एलिमेंट। ठीक है, कैसे है ये, तो n कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग आउटवर्ड नॉर्मल टू द एरिया एलिमेंट। क्लियर है, ये हम लोगों ने लेट कर लिया। तो फिगर एक्सप्लेनेशन पूरा हो गया, एक बार फिर से बता देते हैं। ये एक स्फीयर है, ठीक है, चलो ये एक स्फीयर है, इस स्फीयर की रेडियस r है, इसके सेंटर पे प्लस q चार्ज, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। क्लियर है, ठीक है, इस P पॉइंट पे इसका जो फोर्स, सॉरी इस P पॉइंट पे जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो कूलम्ब्स लॉ से दिया जाएगा, और ये उसका फॉर्मूला है, क्या है वो, E बराबर Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ठीक है, r कैप, समझ रहे हो मेरी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमने क्या किया, इस P पॉइंट के अराउंड एक एरिया एलिमेंट कंसीडर कर लिया। ये जो n कैप है वो डायरेक्शन है एरिया एलिमेंट का नॉर्मल एंड आउटवर्ड टू द सरफेस। सो फिगर एक्सप्लेनेशन हमारा पूरा हो गया। ठीक है, और एक फॉर्मूला भी आपको आ गया, तो इसको 1 बोल देते हैं। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द एरिया, इस एरिया के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम निकालेंगे, क्योंकि छोटा एरिया एलिमेंट लिया है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, d फाई। और आपको याद होगा कि d फाई इक्वल्स टू EDS होता था। ठीक है, सो यहां पे हमने क्या किया, हमने E की वैल्यू यहां से उठाई और यहां पे रख दी, और DS की वैल्यू यहां से उठाई और यहां रख दी। फिर से सुनिए, फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, EDS। E की वैल्यू इक्वेशन में यहां से उठाया, DS की वैल्यू इक्वेशन में यहां से उठाया और इस दोनों को रख दिया। अब क्या किया कि Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट DS अपॉन r स्क्वायर को एक साथ, और r कैप और n कैप इसको एक साथ। अब आप देखो r कैप और n कैप दोनों को आप ध्यान से देखो, r कैप और n कैप ये दोनों क्या है, सेम लॉन्ग लाई कर रहा है। सो r कैप डॉट n कैप 1 होगा, काहे भाई 1 होगा, तो नॉर्मल टू अ स्फीयर एट एवरी पॉइंट इज अलोंग द रेडियस वेक्टर। मतलब ये जो नॉर्मल आप देख रहे हो, आप कैसे भी फिगर को घुमाओ, दिस विल लाई अलोंग द रेडियस वेक्टर। क्लियर है, तो जब दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 0। तो अगर आप इसको लिखो r डॉट n डॉट, तो इसको क्या होगा, r मैग्नीट्यूड n का मैग्नीट्यूड cos थीटा, दोनों सेम एलोंग लाई कर रहा है, तो थीटा 0 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, मैग्नीट्यूड 1 1, तो 1 और ये भी 1, तो ये हो गया 1। सो इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो इक्वेशन में इसकी वैल्यू 1 करके इक्वेशन यहाँ पे आपको लिख दिया। वो क्या होता है, d फाई E इज इक्वल टू EDS इज इक्वल टू Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट DS अपॉन r स्क्वायर। क्लियर है, चलिए अब देखिए कि ये तो हमको छोटे से एरिया एलिमेंट के लिए मिला। अगर हम वैसे छोटा छोटा एलिमेंट, अगर मान लो कि यहां से एक रेडियस ले लें, रेडियस तो r होगा भाई, क्या रेडियस तो r होगा। यहां पे मान लो एक पॉइंट m ले लेते हैं, यहां पे एक एलिमेंट काट लेते हैं, उसी तरह से यहां एक एलिमेंट ऐसे काट लेते हैं, उसी तरह से एक एलिमेंट यहां काट लेते हैं, उसी तरह से एक एलिमेंट ऐसे यहां काट लेते हैं। तो हर एक एलिमेंट को काटिएगा
तो इसके कारण आपको डी फाई सबका निकालना होगा। तो हम क्या करते हैं कि हम इस पूरी चीज को इंटीग्रेट कर देते हैं ओवर द क्लोज्ड सरफेस। क्लियर है? तो इंटीग्रेट कीजिएगा तो फ्लक्स मिलेगा, इंटीग्रेट करने पे क्या मिलता है? टोटल फ्लक्स मिलता है। क्लियर है? तो टोटल फ्लक्स क्या होगा? इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन ईडीएस। ठीक है, अब देखो बाबू यहां पे वैल्यू रखोगे ईडीएस की, ये वाली पढ़े हुए हो इंटीग्रेशन में कि जो कांस्टेंट टर्म्स होते हैं उसको आप इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं और जो कांस्टेंट टर्म नहीं होता है उसका इंटीग्रेशन होता है। तो अगर आप देखो इसके अंदर Q टोटल चार्ज एट द सेंटर कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट है, तो बाहर आ गया और अंदर में क्या बचा? तो आपका बचा क्लोज्ड इंटीग्रेशन ds बचा। क्लियर है? अब आपको पता है कि क्लोज इंटीग्रेशन ds ओवर द सरफेस क्या देगा? टोटल एरिया ऑफ द स्फेरिकल सरफेस देगा, मतलब इस स्फेरिकल सरफेस का टोटल एरिया देगा। बाबू पढ़े हुए हो कि टोटल एरिया जो होता है वो 4 पाई r स्क्वायर होता है। क्लियर है? तो यहां पे टोटल एरिया ऑफ द स्फेरिकल सरफेस में 4 पाई r स्क्वायर रख दीजिए। क्लियर है? 4 पाई से 4 पाई r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, तो आपको क्या मिला? आपको मिला Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब आपको याद होना चाहिए Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट किसकी वैल्यू है? फ्लक्स की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? तो सरफेस इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन ईडीएस की वैल्यू। क्लियर हुआ? सो यहां पे आपको फॉर्मूला समझ में आ गया। ठीक है, यही चीज हम लोग डिराइव करने के लिए कर रहे थे, यही प्रूफ हो गया गॉस थ्योरम का। ठीक है, अब याद रखना है कि अगर मान लो कि इफ देयर आर पॉइंट चार्ज, मान लो इस सरफेस के अंदर देयर आर डिफरेंट पॉइंट चार्ज Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6, कुछ भी ऐसे अलग अलग पॉइंट चार्ज हो, तो जितना भी पॉइंट चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस लाई करेगा बच्चा, ठीक है, वो सब क्या होगा कि हर एक पॉइंट चार्ज का अपना एक कंट्रीब्यूशन होगा टू द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर है? तो मान लो कि Q1 का कंट्रीब्यूशन हो गया फ्लक्स E1, Q2 का हो गया कंट्रीब्यूशन फ्लक्स E2, उसी तरह से Q1 का हो गया फ्लक्स En। क्लियर है? टोटल फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे? सबको अलजेब्रिकली ऐड कर देंगे। साथ ही साथ यहां पे ध्यान रखना है कि ईच कंट्रीब्यूशन टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंडिपेंडेंट ऑफ अदर। इंडिपेंडेंट ऑफ अदर क्या है भाई? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज। तो अगर एक चार्ज कंट्रीब्यूट कर रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे, तो दूसरा चार्ज अपना कंट्रीब्यूशन करेगा, पहले वाले के कंट्रीब्यूशन को कहीं किसी तरह से अफेक्ट नहीं करेगा बाबू। तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे? फ्लक्स E1 फ्लक्स E2 फ्लक्स E3 डॉट 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 करके फ्लक्स En को जोड़ देंगे। इसके कारण Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और उसी तरह से इसके कारण Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 1 बाई एप्सिलॉन नॉट सबका कॉमन है, बाहर निकाल देते हैं, निकाल दिया, और अंदर में क्या बचा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट 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 Q1। क्लियर है? ये सबको ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए समेशन लगा दिया, तो क्या हो गया? आपको फ्लक्स की वैल्यू मिल गई 1 बाई एप्सिलॉन नॉट समेशन QI I बराबर 1 से n तक, और यही बाबू टोटल चार्ज हो जाएगा इनसाइड द सिस्टम, टोटल चार्ज लाइंग इनसाइड द सिस्टम विच इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो याद रखना है कि टोटल चार्ज इनसाइड अ सिस्टम, इनसाइड अ स्फेरिकल सेल, इनसाइड अ सरफेस, क्लोज सरफेस will only contribute to the total electric flux। ठीक है? टोटल चार्ज जो सरफेस के अंदर मौजूद है, क्लोज सरफेस के अंदर, वही टोटल फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करेगा रिगार्डलेस ऑफ देयर पोजीशन। मतलब वो सरफेस में, सरफेस के अंदर कहां मौजूद है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ इट लाई इनसाइड द सरफेस इट विल कंट्रीब्यूट टू द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जो टोटल फ्लक्स होता है बाबू, टोटल फ्लक्स इज ड्यू टू द टोटल चार्ज लाइंग इनसाइड अ क्लोज सरफेस। पर वो चार्ज कहां है? जैसे मान लो कि Q1 यहां है कि यहां है, उसे कोई मतलब नहीं है। Q2 यहां है कि यहां है, उसे कोई मतलब नहीं है। इफ इट लाई इनसाइड द सिस्टम इट विल कंट्रीब्यूट टू द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है? सो ये आपका प्रूफ हो गया गॉस थ्योरम का, गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। अब हम लोग थोड़ा बात करेंगे सम पॉइंट्स अबाउट द गॉस थ्योरम, ताकि उसके बाद फिर हम आगे अपना टॉपिक जो है बढ़ा पाएं। इसको जल्दी से वीडियो रोक कर करके आप लोग लिख लीजिए। गॉस लॉ हम लोग डिफिनीशन समझ लिए, फॉर्मूला भी निकाल लिया, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम भी हम लोगों ने खत्म कर लिया।
तो अभी तक जितना भी हम लोगों ने पढ़ा उससे कुछ पॉइंट निकल के आया, जो पॉइंट आपको याद कर लेना है। जो पॉइंट हमने बोर्ड पे लिखा है उसको सुनने से पहले, उसको समझने से पहले आप लोग ये करेंगे कि वीडियो रोक कर करके आप पहले ये पूरा पॉइंट लिख लीजिए और इसको हम समझाने वाले हैं। अगले क्लास में जब हम सिंपल वेरिफिकेशन ऑफ गॉस लॉ की बात करेंगे, जब हम डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ की बात करेंगे और जब हम फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे डिफरेंट केसेस में, तो आपको जो पॉइंट अभी आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट आपको जरूरत पड़ने वाला है। मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, तो चलिए सुनिए इस चीज़ को। सबसे पहला चीज़ क्या है, तो सबसे पहला पॉइंट है बाबू की जो गॉस थ्योरम है, गॉस थ्योरम होल्ड गुड फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस। कैसा भी क्लोज्ड सरफेस हो, गॉस लॉ, गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक hold good for that closed surface no matter what the shape and the size of the surface is। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब जो क्लोज सरफेस जो आपने चुना है, ये क्लोज्ड सरफेस जो है, ये क्लोज्ड सरफेस का क्या साइज है, क्या शेप है, गॉस लॉ इन सब साइज शेप के लिए सही है। ठीक है, चलिए दूसरा, जो सरफेस हम चुनते हैं गॉस लॉ के एप्लीकेशन के लिए, उसको हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। ठीक है, जो सरफेस हम चुनते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के लिए, वैसे सरफेस को हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। और इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो गॉसियन सरफेस हम चुनते हैं उसको हम स्फेरिकल चुनते हैं। मैं फिर से सुनिए मेरी बात, हम मोस्ट ऑफ द केस कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब केस में, मोस्ट ऑफ द केस में। तो भाई काहे हम जो गॉसियन सरफेस जो चुनते हैं उसको हम मोस्ट ऑफ द केस में स्फेरिकल ही क्यों चुनते हैं? तो इसको चुनने का कुछ फायदा है। ठीक है, जो हम गॉसियन सरफेस चुन रहे हैं, जिसको हम मोस्ट ऑफ द केस में स्फेरिकल चुनते हैं, इसको चुनने का कुछ फायदा है। पहला फायदा क्या है कि जो डॉट प्रोडक्ट ईडीएस होता है, अरे भाई देखो, जब आप स्फेरिकल सरफेस चुनिएगा तो उसमें एन कैप और आर कैप की डायरेक्शन जो होगी वो सेम हो जाएगी। तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा उसका, कॉस 0 डिग्री, मतलब वो सिंपल क्या हो जाएगा, ईडीएस। क्लियर है? सो जो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हम चुनते हैं, हमारा चॉइस होता है, इसका पहला रीजन क्या है कि जो डॉट प्रोडक्ट ईडीएस होता है बाबू, वो ईडीएस cos 0 होता है, मतलब सिंपल ईडीएस होता है। दूसरा फायदा, अगर आपने स्फेरिकल गॉसियन सरफेस चुना है तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे मैग्नीट्यूड ऑफ ई जो है वो क्या होगा, सेम होगा। होगा कि नहीं होगा? इसके ऊपर कहीं पे भी अगर आप बात करो तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगा। तो अगर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगा तो जब आप बाबू फ्लक्स ई की वैल्यू क्लोज इंटीग्रल ई ds लिखते हो, ठीक है, डॉट करोगे बाबू तो समझ में आ गया कि लेने का फायदा क्या हुआ। तो वो हो गया क्लोज इंटीग्रल ई ds। और अगर आपने बाबू स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लिया है तो हर एक पॉइंट पे ई की वैल्यू सेम होगी, तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया जाता है। क्लियर है? सो फायदा नंबर दूसरा आपको समझ में आया, ई को बाहर निकाल दिया और सिंपल ds। क्लियर है? अब क्या हुआ, तीसरा फायदा क्या हुआ कि जो बाकी का इंटीग्रेशन मतलब ये बचा, बाकी का इंटीग्रेशन मतलब ये वाला पार्ट बचा, तो बाकी का इंटीग्रेशन आसान हो जाता है याद रखने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो होता है वो 4 पाई r² होता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये फायदा है स्फेरिकल गॉसियन सरफेस को चुनने का। ठीक है, अगला पॉइंट जो आपको रिमेंबर करना है, गॉसियन सरफेस चूजन डज नॉट पास थ्रू एनी डिस्क्रीट चार्ज। मतलब जिस सरफेस का आप चयन करें वो सरफेस जो है
ठीक है, वो सरफेस किसी भी चार्ज से पास नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा होता है कि वो चार्ज से पास हो, या हम कहेंगे कि क्यों चार्ज से पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाबू इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी लोकेशन ऑफ चार्ज पे वेल डिफाइंड नहीं होता है। तो अगर आप गॉसियन सरफेस ऐसा ले लो कि वो एक चार्ज से जो है वो एक चार्ज से पास कर रहा है, तो एक्चुअल कैलकुलेशन जो है वो आपका नहीं आएगा। ठीक है, याद रखना है अगला पॉइंट कि गॉसियन थ्योरम जो है बाबू, गॉस थ्योरम जो है वो कॉमनली इसका इस्तेमाल होता है सिमेट्रिक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए। अगर चार्ज सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन में है, या आप कह लो कि सिमेट्रिक चार्ज्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो उस केस में गॉस लॉ का इस्तेमाल होता है। एसिमेट्रिक के लिए हमको नया कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ता है इसी में। क्लियर है, क्योंकि गॉस लॉ जो है आप देख रहे हो क्लोज इंटीग्रल ईडीएस, ठीक है, तो गॉस थ्योरम बाबू वो इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑफ ई ऑन डिस्टेंस पे निर्भर करता है। मतलब ई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू 1/r² होता है, ये इस पे निर्भर करता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि फ्रॉम गॉस लॉ, इतना तो समझ गए आप, तो फ्रॉम गॉस लॉ वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स दैट रेडिएट आउटवर्ड। ठीक है, वो रेडिएट हो रहा है आउटवर्ड फ्रॉम 1 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन वैक्यूम। कैसे बाबू, तो देखिए फ्लक्स की वैल्यू होती है Q/ε0। अगर Q की वैल्यू 1 है तो फ्लक्स की वैल्यू आपको ε0 की वैल्यू ऑलरेडी पता है, आप रख दो, ये आ गया। दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज दैट इज रेडिएटेड फ्रॉम द सेंटर। क्लियर है, आ गई बात समझ में। अगर मान लीजिए कि जो चार्ज, आप जिस चार्ज के कारण फ्लक्स निकालते हो, अगर वो चार्ज के सराउंडिंग में कोई मीडियम है, अगर सराउंडिंग में कोई मीडियम है बाबू, तो फ्लक्स की मीडियम है और उस मीडियम की डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K है, तो उस केस में बाबू फ्लक्स की वैल्यू हो जाती है Q/K/ε0। K मतलब डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट εr, जिसको आप बोलते हो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और इसको आप कंबाइन करते हो, आपको याद होगा कि एप्सिलॉन इक्वल्स टू ε0 εr, तो वो हो जाएगा सिंपल Q/ε। क्लियर है। अगर सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, तो बाबू अगर कोई भी चार्ज नहीं है तो आप इसी जगह पे देखो ना, अगर कोई चार्ज नहीं है मतलब Q 0, तो फ्लक्स क्या हो गया 0। सो अगर इफ देयर इज नो चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड अ सरफेस देन फ्लक्स इन दैट केस इज 0। अगला जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो है कि चार्ज सिचुएटेड आउटवर्ड हैज नो कंट्रीब्यूशन। सरफेस के बाहर अगर कोई भी चार्ज है तो उसका टोटल फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, कंट्रीब्यूशन सिर्फ उन्हीं का है जो सिस्टम के क्लोज सरफेस के अंदर है। इसी के लिए जब आप सरफेस लेट करोगे गॉसियन सरफेस, ठीक है, तो आप जो है ऐसा सरफेस लो जो सारे चार्ज को अपने अंदर समाहित कर ले। समझ रहे हो मेरी बात। अगर कुछ चार्ज बाहर आ गया और आपने बाकी को अंदर ले लिया तो वैसे एक्चुअल कैलकुलेशन आपको बाबू नहीं मिलेगा, गलती हो जाएगी। ये जो पॉइंट हमने आपको बताया ये बहुत ही जरूरी पॉइंट थे गॉस लॉ के कंसेप्ट को समझने के लिए। इस सारे कॉन्सेप्ट को आप लोग आज नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद इसको एक बार मैं कहूंगा कि आपके पास जब समय रहे तो कल आप एक बार इसको वापस देखिए, क्योंकि गॉस लॉ मैं बार बार कह रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे आपका सिंपल वेरिफिकेशन ऑफ गॉस लॉ, गॉस थ्योरम, डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम, और वहां पे फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अपना सिलेबस में जो है आगे बढ़ा देंगे। अगला लेक्चर देखने से पहले इस लेक्चर पे कमांड बना लीजिए, और ये जो बोर्ड पे जो पॉइंट लिखा है मैंने कि हम क्यों स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लेते हैं, उसका क्या फायदा है, ये सब चीज आप समझ जाइए बेहतर तरीके से, ताकि जब आप अगले क्लास में लेक्चर को देखें तो आपको कोई तकलीफ, कोई परेशानी न हो। आज का लेक्चर हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सिंपल वेरिफिकेशन ऑफ गॉस लॉ की। बहुत बहुत धन्यवाद।